दोस्तों कभी कभी कातिल कत्ल करने से पहले कुछ इस तरीके की प्लानिंग करता है, कुछ इस तरीके से तैयारी करता है ताकि उसको कोई भी पकड़ ना सके और उसका जो भेद है ये कभी खुल ना पाए। दोस्तों आज की घटना के अंदर एक ऐसा कत्ल जिसमें पुलिस को लाश का जो धड़ होता है ये कुएं से बरामद होता है, जो सर होता है उसका वो नदी किनारे झाड़ियों से बरामद होता है। लेकिन दोस्तों जो सर था इसको गैस पर इस तरीके से भूना गया था, इस तरीके से जलाया गया था कि शव की शनाख्त ही नहीं हो पा रही थी कि आखिर ये कौन है। और दोस्तों जो कातिल था ये बेफिक्र था और इसको लग रहा था कि उसने जो क्राइम किया है ये कभी लोगों के सामने आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने सर को एक अलग जगह फेंका है, वो भी पूरी तरीके से जला कर भून कर, और जो धड़ है उसने कई सारे कपड़ों में लिपेट कर कुएँ के अंदर फेंका है। तो ना तो कातिल पकड़ा जाएगा ना तो उस व्यक्ति की शिनाख्त हो सकती है, यानी जो राज था ये राज ही रह जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि क्राइम कितनी ही ज़्यादा सावधानी से किया जाए, कितनी ही ज़्यादा सतर्क होकर किया जाए। इस क्राइम के अंदर जो क्राइम हुआ था इसमें आँख के नीचे लगे हुए एक छोटे से तार से इस पूरे केस का खुलासा हो गया। यकीनन दोस्तों जब खुलासा हुआ तो ना कि लोग हैरान थे बल्कि परेशान भी थे कि इस तरीके का कोई करीबी आखिर इस तरीके का कृत्य कैसे कर सकता है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेकर, एक क्राइम की घटना को लेकर। तो चलते हैं दोस्तों विस्तार से इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों एक व्यक्ति कहता है कि हेलो सर, जसवंतपुरा गांव के अंदर जो बाहरी इलाका है जो कि बानस नदी जो कि गांव के बाहरी क्षेत्र में बहती है, वहीं पर सूखे तल पर एक व्यक्ति का कटा हुआ सर मिला है जो कि पूरी तरीके से जला हुआ है, और जो सर है वो पड़ा हुआ है साहब। और उसके बाद में वो व्यक्ति बताता है कि गांव के ही बाहर बजरंग नाम का एक व्यक्ति है, उसका एक कुआं है, उस कुएं के अंदर एक पोटली सी जो है वो तैर रही है, कुएं से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। उसके बाद में वो व्यक्ति बताता है कि नीमड़ी की तरफ पुलिया के पास में खून से सने हुए कपड़े भी मिले हैं। और इसी तरीके का फ़ोन 21 साल पहले 28 अप्रैल साल 2023 के दिन राजस्थान के अजमेर ज़िले के साबर पुलिस स्टेशन में आता है। ये व्यक्ति जब पुलिस को इस तरीके की बातें बताता है तो पुलिस ये सूचना सुनकर हैरान थी, परेशान थी। पुलिस उस व्यक्ति से कुछ पूछ पाती, उसका नाम पता पूछ पाती, इससे पहले ही वो व्यक्ति फ़ोन काट देता है। अब दोस्तों इस व्यक्ति का फ़ोन तो कट चुका था। तत्कालीन जो सावर के एसएचओ होते हैं सुरेंद्र सिंह, ये तुरंत अपनी टीम को लेकर मौके पर पहुँचते हैं और जो नदी थी उसके जो सूखे तल के पास में एक व्यक्ति का शव जो सर था उसका वहाँ पर पड़ा हुआ था। पिलर नंबर 11 पर वो जला हुआ सर था। उस सर को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है। साथ ही एक जूट का थैला भी मिलता है, एक प्लास्टिक का थैला भी मिलता है और जिस पर खून लगा हुआ था। इस सारी चीज़ें पुलिस कलेक्ट करती है, उस सर को कलेक्ट करती है। आगे पुलिस देखती है कि बानस नदी से 2 किलोमीटर दूर सावर की ओर आरा की नीमड़ी नामक स्थान पर जांच में पुलिस ने बाह की टी शर्ट और तकिया कवर प्लास्टिक को लेकर टेबल कवर और 2 प्लास्टिक के कट्टे मिले जिसमें खून से सने हुए थे। ये सारी चीज़ें जो पुलिस को मिल रही थी कहीं ना कहीं जो कत्ल हुआ था, कातिल ने जिस चालाकी से कत्ल किया था, यानी 2 बैग प्लास्टिक के सामान और ये सारी चीज़ें जो पुलिस को मिल रही थी ये कहीं ना कहीं कातिल को पकड़वाने के लिए ये पुलिस की मदद करने वाली थी। अब दोस्तों उसके बाद पुलिस ने सारी चीज़ें कलेक्ट की। उसके बाद में जसवंतपुरा गाँव में पहुँचती है और जसवंतपुरा गाँव के अंदर जो व्यक्ति बताया गया था बजरंग नाम का, उसके घर पर पहुँचती है। और वहाँ पर जो कुआं होता है उस कुएं में जब पुलिस देखती है तो पता चलता है इस कुएं के अंदर एक गठरी तैर रही है। कुएं से बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही है, इसलिए पुलिस वहीं पर कुछ स्थानीय लोग होते हैं उन स्थानीय लोगों का सहारा लेती है और सहारा लेने के बाद में किसी रस्सी में लोहे के हुक बांधकर उस गठरी को जैसे तैसे फांसा जाता है। उसके बाद उस गठरी को बाहर निकाला जाता है तो पुलिस देखती है कि 2 कपड़े की चादरें आपस में बंधी हुई हैं, गांठ लगी हुई है, एक पोटली नुमा वो चीज़ थी। उसके बाद में पुलिस उस पोटली को खोलती है तो देखती क्या है कि एक व्यक्ति का नग्न शव उस पोटली के अंदर है। उसका सर मौजूद नहीं है, अतड़ियाँ बाहर निकली हुई हैं, शव पर जगह जगह जलाने के निशान हैं। उसके बाद पुलिस शव को अपनी कस्टडी में लेती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर पुलिस अब ये छानबीन करने के लिए लग जाती है कि आखिर ये शव किसका है और किसका नहीं है। आस पड़ोस के सारे लोगों से पूछताछ की जाती है। सारे ही लोग बताते हैं कि साहब जिस व्यक्ति का सर मिला है शायद इस डेड बॉडी से उसका कोई कनेक्शन हो। तो जो सर था वो भी पूरी तरीके से जल चुका था, किसी ने उसको बहुत ही
तेज़ आंच में पकाया था, जलाया था, जिसकी वजह से उस चेहरे का पूरा आकार बदल चुका था। यानी सर के नाम पर बस वो एक खोपड़ी थी जो कि पूरी तरीके से पिघल चुकी थी। अब पुलिस के सामने बड़ी मशक्क़त थी कि आखिर इस व्यक्ति की शिनाख्त कैसे की जाए। उसके बाद में आस पड़ोस के इलाके में पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर किसी ने किसी की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट लिखाई है या फिर नहीं। तो ये पता चलता है कि किसी ने किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं लिखाई है, गाँव से कोई मिसिंग भी नहीं है। इसलिए पुलिस अब जो व्यक्ति था उसकी जब पहचान नहीं हो पाती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि पहले इस व्यक्ति की गला दबाकर हत्या की गई है, उसके बाद इसके सर को काटा गया है। अब दोस्तों अज्ञात में पुलिस उस शव को एक तरीके से गांव वालों की मदद से उसका अंतिम संस्कार कर देती है और उसके बाद में पुलिस जो थी वो अंतिम संस्कार करने के बाद में अपने कामकाज में लग जाती है। अब दोस्तों पुलिस ने इस सरकटी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया था ये सोचकर कि इसका कोई पहचान नहीं है और ना तो कहीं से कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट है। और दूसरी तरफ दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी जो मार्बल मंडी कही जाती है, जो कि राजस्थान के किशनगढ़ में पड़ती है, यहीं पर मार्बल कारोबारी एक व्यक्ति होते हैं जिन व्यक्ति का नाम होता है भवानी शंकर। ये अचानक से अपने घर से गायब हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भवानी शंकर शर्मा थे उनका जो मार्बल का गोडाउन था ये पिछले कुछ दिनों से अपने मार्बल के गोडाउन पर नहीं आ रहे थे। उनकी जगह उनकी पत्नी निधि शर्मा ही गोडाउन पे आ रही थी और वही सारा कामकाज देख रही थी। और दोस्तों जो भवानी शंकर शर्मा थे ये किशनगढ़ के ही रहने वाले थे और किशनगढ़ के रहने वाले थे और अपने माता पिता से अलग रहते थे दूसरे मकान के अंदर। लेकिन पत्नी जो थी वो माता पिता के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद में ये फैसला करते हैं कि ये माता पिता से अलग रह लेंगे। उसके बाद में ये माता पिता से अलग रहने लगते हैं ताकि इनके घर में कलेश ना हो। लेकिन दोस्तों कभी कभी ये अपने माँ और अपने पिता से मिलने के लिए उनके पास चले जाते थे। लेकिन जब भी ये अपने माता पिता से मिलने के लिए जाते थे तो इनकी जो पत्नी थी निधि शर्मा ये उनसे लड़ाई झगड़ा किया करती थी और अक्सर उनसे यही कहा करती थी कि तुम उनसे मिलने के लिए क्यों जाते हो, जबकि तुम्हारा परिवार हम है, तुम हमारी देख रेख करो। उन बूढ़ों के पास तुम क्यों जाते हो, वहाँ पर क्या रखा है, तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो, मेरा ख्याल रखो। इस तरीके से अक्सर इस बात को लेकर निधि शर्मा जो भवानी शंकर शर्मा थे उनके साथ में लड़ाई झगड़ा किया करती थी। और दोस्तों भवानी शंकर शर्मा के जो पिता थे दुर्गा प्रसाद शर्मा, इनकी पिछले कुछ दिनों से अपने बेटे भवानी शंकर शर्मा से बात नहीं हुई थी। अब जब भवानी शंकर शर्मा से इनकी बात नहीं हुई थी दुर्गा प्रसाद शर्मा के जो पिता थे, तो ये बड़ा ज़्यादा टेंशन लेते हैं। लेकिन उसके बाद में इन्हें पता चलता है कि उनका जो मार्बल का गोडाउन है उस गोडाउन पर भी वो नहीं जा रहे, बल्कि उनकी जगह उनकी पत्नी जा रही हैं। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। अब दोस्तों इस पिता जिसका नाम था दुर्गा प्रसाद शर्मा, इसकी टेंशन लगातार बढ़ती जा रही थी। और दूसरी तरफ इन्हें ये भी पता चला था कि जो निधि है ये रोज़ाना मार्बल के गोडाउन पे आती है और जो मार्बल रोज़ाना बिकता है उसका जो संगमरमर का जो सारी चीज़ें रहती हैं जब ये बिकती हैं तो इसका सारा का सारा पेमेंट हाथों हाथ निधि अपने साथ ले जाती है। उसके बाद में जो दुर्गा प्रसाद शर्मा होते हैं ये घर पर कॉल करते हैं तो पता चलता है जो निधि शर्मा है ये गोडाउन गई है। उसके बाद में गोडाउन पे कॉल करते हैं। गोडाउन पे कॉल करने के बाद में निधि शर्मा से इनकी बात होती है। ये भवानी शंकर शर्मा के बारे में पूछते हैं, अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। तो जो निधि शर्मा होती है ये कहती है कि गोडाउन पे आ जाओ देख लो। लेकिन दोस्तों जो दुर्गा प्रसाद शर्मा होते हैं ये गोडाउन पर नहीं जाते हैं, बल्कि दूसरे लोगों से अपने बेटे के बारे में पता करते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं से भी इनके बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। अब दोस्तों एक दिन गुजर जाता है, इसी बीच 4 मई साल 2003 का दिन आ जाता है। 4 मई साल 2003 को जो दुर्गा प्रसाद शर्मा होते हैं ये अखबार पढ़ रहे होते हैं। और दोस्तों जब ये अखबार पढ़ रहे होते हैं तो उस अखबार के अंदर एक सूचना लिखी हुई थी और इस सूचना में लिखा हुआ था कि साबर पुलिस को एक व्यक्ति का सर कटा हुआ अलग मिला है और उसका धड़ अलग मिला है, सर पूरी तरीके से जला हुआ था। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ जो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है, जिसका सर मिला है जो कि पूरी तरीके से जला हुआ है, उसकी आंख के नीचे एक स्टील का तार लगा हुआ था और उसकी दाहिनी कलाई पर एक मोली का धागा भी बंधा हुआ था। जब इस तरीके की खबर दुर्गा प्रसाद शर्मा पढ़ते हैं तो उनके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो बेटा था उसकी दाहिनी आंख के नीचे स्टील का इसी तरीके का तार लगा हुआ था। दरअसल दोस्तों जो भवानी शंकर शर्मा थे जो गुम थे, उनका एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर उनकी एक सर्जरी हुई थी और उस सर्जरी में उनकी दाहिनी आंख के नीचे स्टील का तार लगाया गया था। ये जो गाल की हड्डी होती है, जो भौं की हड्डी होती है, इस हड्डी में सर्जरी कर कर इन दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ा गया था। अब जैसे ही दुर्गा प्रसाद ये खबर सुनते हैं
वो तो एकदम से सन्न रह जाते हैं। उसके बाद में दुर्गा प्रसाद तुरंत अपने 3 बेटों और दामाद अरुण कुमार बोहरा और भवानी शंकर की पत्नी जिसका नाम होता है निधि शर्मा, उसको फ़ोन करते हैं। और फ़ोन करने के बाद में जो अखबार के अंदर जो सूचना लिखी गई थी उस सूचना के बारे में बताते हैं। अब दोस्तों दुर्गा प्रसाद शर्मा जो पिता हैं अब ये परेशान हैं, बहू को सारी बात बताते हैं। उसके बाद में सारे लोग वही अपने घर पर बुलाते हैं। सारे लोग घर पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जो निधि शर्मा थी ये घर पर नहीं आती है क्योंकि पुलिस स्टेशन जाना था। अब दोस्तों उसके बाद में ये जो परिवार था पुलिस थाने जाने के लिए निकलता है और निधि शर्मा को उसके घर से ही पिक करता है। लेकिन निधि शर्मा जब पुलिस थाने जाने के लिए निकलती है तो ये अपने घर के सारे जो कमरे होते हैं उनके गेट बहुत अच्छे से लॉक करती है और उनकी चाबियां भी अपने साथ ले लेती है। अब दोस्तों उसके बाद में ये सारे के सारे लोग साबर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और साबर पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद में जो दुर्गा प्रसाद होते हैं पिता, वो पुलिस को बताते हैं कि उनका बेटा भवानी शंकर शर्मा पिछले 8 दिनों से गायब है। अब पुलिस इन परिवार वालों को बताती है कि एक लाश उन्हें मिली थी, लेकिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अब लाश का अंतिम संस्कार हो गया है, पहचाना कैसे जाए। तो उसके बाद में पुलिस कहती है कि दरअसल उनके पास से कुछ चीज़ें ऐसी मिली थी जिनको दिखाया जा सकता है। कुछ बैग मिले थे, कुछ कपड़े मिले थे। अब उसके बाद में जब ये परिवार वाले वो कपड़ों को देखते हैं, जो बैग को देखते हैं, तो बैग अभी खुला भी नहीं था कि जो निधि शर्मा होती है ये ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और वो बैग को देखकर और कहने लगती है कि ये जो बैग है, ये जो कपड़े हैं, ये किसी और के नहीं बल्कि उनके ही पति भवानी शंकर शर्मा के हैं। अब दोस्तों जब ये निधि शर्मा इस तरीके से रोना शुरू करती है तो जो SHO होते हैं सुरेंद्र सिंह जोधा, उनको इसकी ये हकीकत थोड़ी अजीब सी लगती है। जो ये हरकत दिखा रही थी ये इतनी ज़्यादा अजीब थी कि जो SHO सुरेंद्र सिंह होते हैं उनको इसके ऊपर डाउट होता है। लेकिन वो थोड़ा और पुख्ता होना चाहते थे, थोड़े और सबूत इस महिला के खिलाफ वो चाहते थे ताकि किसी अंजाम पर, किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके, क्योंकि शक के आधार पर किसी के भी ऊपर या फिर किसी को भी कातिल नहीं बनाया जा सकता। दरअसल जो निधि होती है ये पुलिस को बताती है कि जो टी-शर्ट है ये भी उन्हीं के पति की है, जो तकिए मिले हैं ये भी उनके घर के ही हैं और तकियों की जो कबर है ये भी उनके घर के ही है। ये सारी चीज़ें निधि शर्मा पुलिस को बताती है। वहीं जो दुर्गा प्रसाद होते हैं ये स्टील को तार को देखते हुए बता दिया था कि उनके बेटे भवानी शंकर को भी इसी तरीके का तार लगाया गया था और कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये सबूत मैं तुमको दे सकता हूँ। अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस पूछती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे बेटे के स्टील का तार लगाया गया था तो कौन से हॉस्पिटल में लगाया गया था, कौन से डॉक्टर ने लगाया था। तो जो दुर्गा प्रसाद शर्मा होते हैं ये बताते हैं कि दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर शिव शंकर साहा हैं, उन्होंने मेरे बेटे की सर्जरी की थी। वेरीफाई करने के लिए पुलिस अब डॉक्टर शिव शंकर शर्मा जो साहा होते हैं उनको कॉल करती है और कॉल करने के बाद में उनसे पूरी हकीकत मालूम करती है। तो जो शिव शंकर साहा जी होते हैं, जो डॉक्टर साहब होते हैं, वो बताते हैं कि इस तरीके की सर्जरी के लिए पूरे भारत के अंदर सिर्फ वही एक स्पेशल डॉक्टर हैं और उन्होंने ही 11 साल पहले इस व्यक्ति को सर्जरी कर उसके तार लगाया था। उसके बाद में वो जो डॉक्टर साहब होते हैं शिव शंकर साहा जी, वो बताते हैं कि राजस्थान के अंदर उन्होंने 3 पेशेंट को इस तरीके की सर्जरी की है जिनकी आंख के नीचे इस तरीके का तार लगाया गया है। अब दोस्तों उसके बाद में जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उन दोनों पेशेंट की भी उनको डिटेल देते हैं, साथ के साथ ये जो व्यक्ति जिसकी हत्या हो चुकी थी इसका भी जो एड्रेस था, सारी चीज़ें इनके पास होती हैं। उसके बाद में पुलिस उन व्यक्तियों के बारे में पता लगाती है जिनके और सर्जरी हुई थी, लेकिन वो दोनों ही जो व्यक्ति होते हैं वो ज़िंदा होते हैं, मौके पर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर कोई गायब था तो सिर्फ और सिर्फ यही भवानी शंकर शर्मा। अब दोस्तों जब भवानी शंकर शर्मा के बारे में जब पुलिस को लगता है कि भवानी शंकर शर्मा ही हैं जिनकी हत्या हुई है, उसके बाद में पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर कातिल कौन है। अगर भवानी शंकर शर्मा की लाश मिली है तो कोई तो कातिल होगा, इसलिए पुलिस अब छानबीन करना शुरू करती है। और दोस्तों पुलिस जब छानबीन करना शुरू करती है तो पुलिस को कुछ अजीब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे पुलिस का जो शक था ये निधि शर्मा के ऊपर गहराता है, जो पत्नी होती है। दरअसल पुलिस को ये पता चलता है कि जो निधि है और जो भवानी शंकर शर्मा है, इन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं ये ठीक नहीं थे। और इस सब के लिए जो निधि शर्मा का जो भाई है ये भी अक्सर भवानी शर्मा को कॉल करता था और उसके बाद में उनसे कहता था कि जीजा जी दीदी को परेशान मत करो। ये सारी चीज़ें लगातार झगड़ा होता रहता था। लेकिन दोस्तों इसी दौरान पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में जो भवानी शंकर शर्मा होते हैं उनकी एक डायरी मिलती है। और दोस्तों जैसे ही पुलिस उस डायरी को पढ़ती है तो उस डायरी से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे पुलिस का जो शक था अब यकीन में बदल जाता है। दरअसल डायरी के एक पन्ने पर यह लिखा हुआ था कि आज निधि मुझ पर तलाक का बहुत ज़्यादा जोर दे रही है और वो मुझसे बार बार तलाक के लिए बात कर रही है। हालांकि मैं तलाक लेना नहीं चाहता। वो मुझसे कह रही है कि तुम
जो अदालत है वहाँ पर चलो या फिर वकील से मिलो, मुझे तलाक चाहिए। और मैं जानबूझकर समय लेट कर रहा था, जिससे जो अदालत का काम होता है 1 बजे तक होता है, इसलिए मैं 1 बजे के बाद निधि को लेकर अदालत भी पहुंचता हूं, लेकिन वहां पर अदालत बंद हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग वकील से भी मिलते हैं। अच्छा, वकील भी बहुत ज़्यादा समझाता है भवानी शंकर शर्मा को, निधि शर्मा को। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने एक जो लेटर था, जो अपनी जीवनी जो डायरी में लिख रहे थे, उसमें लिख के रखी हुई थी। दूसरा पेज पढ़ते हैं तो उसमें यही चीज़ें होती हैं कि जो निधि शर्मा है उनसे फाइट कर रही है, उनसे कह रही है कि तुम अपने माता पिता से क्यों मिलने जाते हो और अपने माता पिता की नज़र में उसकी इज्जत लगातार गिरा रहे हो, ये सब कुछ अच्छा नहीं है। यानी पुलिस को ये साफ पता था कि जो निधि शर्मा है ये भवानी शंकर शर्मा से तलाक भी चाहती थी और आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा भी होता था। इसलिए पुलिस अब शक के आधार पर निधि शर्मा और उसके भाई को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा इन्हें पुलिस थाने लेके आती है। और दोस्तों, पुलिस थाने लाने के बाद में जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये शुरुआत में पुलिस को गोल गोल जवाब देते हैं, लेकिन दोस्तों पुलिस जब अपना असली वाला चेहरा इन लोगों को दिखाती है तो ये लोग पुलिस के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो वाकई रिश्तों को तार तार कर देने वाली कहानी थी। दरअसल जो निधि शर्मा है ये बताती है कि अपने पति की हत्या उसने ही कराई है और हत्या में उसने मदद ली है अपने पड़ोसी जो कि भवानी शंकर शर्मा का दोस्त था और अपने ड्राइवर की। आए दिन जो निधि शर्मा थी इसका झगड़ा भवानी शंकर शर्मा से होता रहता था, इसलिए इसने कत्ल की प्लानिंग रची और इसने अपने ड्राइवर को मिलाया और उससे कहा था कि मैं अपनी एक गाड़ी तुम्हें दे दूंगी और पड़ोसी से कहा था कि तुम्हारे ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा शेयर भी मिलेगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इस तरीके का भी दावा किया गया कि जो निधि शर्मा है उसके ही ड्राइवर के साथ में अवैध रिश्ते थे, इस वजह से ड्राइवर जो था इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, लेकिन दोस्तों जो निधि शर्मा थी इसने जेल में अपनी सज़ा काटी और उसके बाद में अब ये बाइज्जत बरी हो गई है। सज़ा काटने के बाद में एक तरीके से जो मुजरिम होता है वो मुजरिम नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों अब ये भवानी शंकर शर्मा की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाह रही है और जो भवानी शंकर शर्मा के 2 बच्चे हैं वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी जो निधि शर्मा है कि उसको भवानी शंकर शर्मा की आधी प्रॉपर्टी मिल पाती है या फिर नहीं, क्योंकि कानून है, वो अपने तरीके से फैसला करेगा। लेकिन दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएँ। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं मलिक जी, कहानी कहने का जो अंदाज़ है हमेशा अच्छा होता है, आपका चैनल बहुत जल्दी मधुर हो जाएगा, ऐसे ही लगे रहिए। तो विनोद उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह है, लिखते हैं गुड जॉब मिस्टर मलिक, थैंक यू। तो दिल बहादुर सिंह जी आप लंदन से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शील निधि हैं, लिखती हैं सभी दोस्तों से मेरी अपील है भाई कहानी सुनते समय आप सबको कम से कम लाइक कर दिया करो। तो शील निधि जी हमारे लिए प्रयास कर रही हैं और आप लोग हैं कि लाइक नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर करा करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट्स भी छोड़ा करें। उसके बाद में अशफाक अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, लिखते हैं कैसे हैं आप, कहानी अच्छी है, सच्ची और कहानी सुनाते रहिए। तो अशफाक अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नायक हैं, लिखते हैं कहानी अच्छा लगा, सुरेश नायक गोलाबाई उड़ीसा से। तो सुरेश नायक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप उड़ीसा से हमारी कहानी सुनते हैं। माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो भाई वालेकुम सलाम। उसके बाद में राज रावत हैं, लिखते हैं नमस्कार सर, तो भैया नमस्कार, कैसे हैं। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं लव यू भाई, नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, सुनील त्यागी शेनापुर शहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। अजय सहानी हैं, लिखते हैं क्या सर पहले कमेंट्स मेरा था, पहले लाइव मैं देखा, मेरा ही नाम नहीं लिया, बहुत बुरा लगा था। तो अजय सहानी जी हो सकता है कि किसी का कमेंट्स आगे पीछे हो गया हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं नाम सबके लेता हूं और आपका नाम अगर मैंने कल बाई मिस्टेक छोड़ा है तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। उसके बाद में प्रिंस अली हैं, लिखते हैं ओल्ड स्टोरी बट वाई सेम। तो भाई प्रिंस अली जी मैंने ये स्टोरी पहले सुनाई थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था, लेकिन वो जो लड़की थी जिसने अपने पिता अपने भाई का मर्डर अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया था, वो 75 दिनों के बाद पकड़ी गई थी। इसलिए मैंने उस कहानी की अपडेट देने के लिए आप लोगों को सुनाया था, कोई रिपीटेड स्टोरी नहीं सुनाई थी। तो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा और दोस्तों और यारों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, ये मेरी आपसे शिकायत है,
इसलिए आप लोग मेरी शिकायत को दूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों यारी में शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।